आज हम लोग अनुबंधन सिद्धांत में दो जो अनुबंधन पढ़ा है उनकी तुलना करने का प्रयास करेंगे। अनुबंधन में हमने शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अध्ययन किया है पिछले दो वीडियोज़ में। अब हम उन्हीं दोनों कंडीशनिंग की, उन्हीं दोनों अनुबंधन की तुलना करने का प्रयास करेंगे कि क्या इनमें समानताएं हैं और क्या इनमें अंतर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं, इन दोनों अनुबंधन में क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग अनुबंध में कुछ समानताएं हैं। पहली जो समानता है वो ये है कि इन दोनों अनुबंधन के, जब भी हम अनुबंधन की बात करेंगे तो अनुबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है उत्तेजना, अराउजल या एक्साइटमेंट। अनुबंधन के लिए जरूरी है कि जीव के अंदर किसी उद्दीपक के प्रति एक्साइटमेंट हो, तभी अनुबंधन बनेगा। आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेलते हैं, कौआ उड़ कौआ उड़ कौआ उड़ चिड़िया उड़, और उसी में वो जल्दी जल्दी अगर करने लगते हैं तभी घर उड़ पर भी उंगली उड़ जाती है और किसी ठोस वस्तु पर भी उंगली उड़ जाती है, क्योंकि जल्दी करते करते एक्साइटेड हो जाता है व्यक्ति और वही कर देता है जो एक्सपेरिमेंट करने वाला या अनुबंधन बनाने वाला व्यक्ति चाहता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि इसमें अराउजल का प्रयोग होता है दोनों कंडीशनिंग में, क्लासिकल में भी और ऑपरेंट में भी, यानी शास्त्रीय अनुबंधन में भी और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में भी। इन दोनों अनुबंधन में हम देखते हैं कि उत्तेजना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दूसरा वर्ड यूज होता है इसमें पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। हम देखते हैं कि अगर कुत्ते के प्रयोग को देखें और उधर चूहे के प्रयोग को देखें तो हम देखते हैं इसमें कि पुनर्बलन क्लासिकल कंडीशनिंग में भी दिया जाता है और पुनर्बलन ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी दिया जाता है। भोजन के रूप में जो पुनर्बलन दिया गया कुत्ते के व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए, वह उसके लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। और इसी तरह से जब घंटी बजाने के बाद कुत्ता भोजन प्राप्त करता है तो वह भोजन पुनर्बलन के रूप में मिलता है। द डॉग एक्सेप्ट्स द फूड आफ्टर द साउंड ऑफ बेल एज ए रीइंफोर्समेंट। और वहीं अगर हम ऑपरेंट की बात करें तो जब चूहा लीवर को दबाता है तो उसको भोजन प्राप्त होता है और वो भोजन भी उसके लिए पुनर्बलन का काम करता है। तो हम ये देखते हैं कि पुनर्बलन का प्रयोग इन दोनों कंडीशनिंग में किया गया है। तीसरा है विलोपन, एक्सटिंक्शन। विलोपन का मतलब बुझ जाना, समाप्त हो जाना, अनुबंधन का समाप्त हो जाना। जब CS के साथ US नहीं दिया जाता कुछ समय तक, जैसे घंटी बजाई भोजन नहीं दिया, उधर चूहे ने लीवर दबाया या लैस को दबाया और भोजन नहीं मिला, भोजन के दाने नहीं मिले, यानी जब CS के साथ US नहीं दिया जाता तो धीरे धीरे कंडीशनिंग समाप्त हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ
US with CS, the conditionings distinct, that the conditioning ends, that is known as extinction. जो कंडीशनिंग है वो समाप्त हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, और उसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे अनुबंधन की जो प्रक्रिया है यानी जो व्यवहार है वो समाप्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं विलोपन। जब CS के साथ US नहीं दिया जाता, यानी घंटी बजा के भोजन नहीं दिया गया, घंटी बजा के भोजन नहीं दिया गया, तो कुत्ते ने लार बहाने की प्रक्रिया या लार बहाने का व्यवहार छोड़ दिया, दैट इज द एक्सटिंक्शन, दैट इज द विलोपन हम कह सकते हैं, उसको हम विलोपन कहते हैं। यानी चौथा है स्वतः पुनर्लाभ, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का अर्थ है कि जब कुत्ते को घंटी बजाकर भोजन नहीं दिया गया और उसका अनुबंधन समाप्त हो गया, यानी घंटी बजाने पर अब वह प्रतिक्रिया नहीं देता, लार नहीं बहाता, तो उससे उसके अंदर विलोपन की स्थिति आ गई। लेकिन जब कभी घंटी बजा के भोजन दिया नहीं गया, बल्कि कभी भी ऐसा हुआ कि केवल घंटी बजती है, यानी CS के साथ US नहीं दिया गया, फिर भी कुछ दिनों के बाद ऐसा देखा गया कि जब कभी घंटी बजती है तो एक आध बार ऐसा महसूस होता है कि कुत्ते के मुंह से लार आ जाती है। यानी विदाउट प्रेजेंटिंग US with CS, if the subject, if the creature behaves like conditioning, after a sometimes gap, that is known as स्पॉन्टेनियस रिकवरी। बिना CS के साथ US दिए, CS के साथ बिना US दिए अगर कंडीशनिंग समाप्त होने के बाद फिर कंडीशनिंग डेवलप हो जाती है ओकेजनली, कभी कभी, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। और यह या हम कह सकते हैं पुनः अनुबंधन से अलग है। रिकंडीशनिंग और स्पॉन्टेनियस रिकवरी अलग अलग। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है कि हम CS के साथ US नहीं देते, लेकिन बहुत दिनों के बाद ऐसा देखा जाता है कि कंडीशनिंग जैसी हरकत जीव करता है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। लेकिन जब हम CS के साथ US फिर दे देते हैं और अनुबंधन फिर से प्रारंभ हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पुनः अनुबंधन या रिकंडीशनिंग। इसके अलावा पांचवा जो फैक्टर है जो समानता दिखाता है वह है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। और पांचवा है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, और छठा जो पॉइंट है वो है उद्दीपक विभेदीकरण, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। इसका अर्थ देखिए, जब कुत्ते के द्वारा ये प्रयोग देखा गया कि घंटी बजाने पर या कुत्ते पर जो प्रयोग किया गया उसमें देखा गया कि जब घंटी बजाने पर वो लार बहाने लगा, तो इसमें कुछ समानताएं देखी गई और कुछ अंतर देखा गया। यानी जब कुत्ता किसी भी घंटी की आवाज़ पर, किसी भी आवाज़ पर लार बहा देता था, तो उसको हम कहते थे उद्दीपक सामान्यीकरण। जैसे ताली की आवाज़ पर भी लार बहा देता था, घंटी की आवाज़ पे भी लार बहा देता था, थाली के खटखट पे भी आवाज़ बहा देता था, तो उसको हम कहते थे उद्दीपक सामान्यीकरण। और उद्दीपक विभेदीकरण का मतलब उसको पता था कि किस आवाज़ पर भोजन मिलेगा, तो वो अंतर करना शुरू कर देता था, जिसको हम कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा विद्यालय जाता है और वो सबसे पहले जब विद्यालय जाता है तो किसी अध्यापक ने उसको
मार दिया तो वो सारे अध्यापकों से डरने लगता है, तो वो है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। लेकिन वो बच्चा जब कल भी गया, परसों भी गया, इस तरह से जब लगातार विद्यालय जाता तो उसने देखा कि उसको किसी एक अध्यापक से केवल मार पड़ती है, बाकी कोई अध्यापक उसको नहीं मारता। तो इसका मतलब सिर्फ उसी अध्यापक से डरता, बाकी किसी से नहीं डरता। तो वो अंतर करने लगता है कि किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। दैट इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। हम इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि बच्चा अध्यापक से डरता है, उद्दीपक सामान्यीकरण। बच्चा मैथ वाले अध्यापक से डरता है, उद्दीपक विभेदीकरण। बच्चा कुत्ते से डरता है, उद्दीपक सामान्यीकरण। बच्चा काले कुत्ते से डरता है, उद्दीपक विभेदीकरण। यानी जब बच्चा अंतर करने लगे, जैसे बच्चा अगर हर कुत्ते से डर रहा है, इसका मतलब वो सामान्यीकरण है कि वो कुत्ते से डरता इसलिए हुआ क्योंकि वो कभी जा रहा था और कुत्ते ने उसको काट लिया। लेकिन जब उसने देखा कि केवल एक कलर वाले कुत्ते से वो डरता है, सफ़ेद कुत्ते से, ब्राउन कुत्ते से या काले कुत्ते से, तो इसका मतलब ये सामान्यीकरण ना होकर विभेदीकरण होगा। इसका अर्थ ये है कि जब कोई घटना हमारे साथ एक आध बार होती है तो हम सारी घटनाओं को जनरलाइज कर लेते हैं, लेकिन जब कोई घटना बार बार हमारे साथ होती है तो हम उसमें अंतर करने लगते हैं। उससे कहते हैं सामान्य उद्दीपक सामान्यीकरण, जनरलाइज कर लेते हैं जब कोई घटना, लेकिन जब हम अंतर करने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं उद्दीपक विभेदीकरण। तो ये तो थी समानता क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। लेकिन कुछ अंतर है जिसका बहुत महत्व होता है एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्या है? पहला अंतर हम दोनों में देखेंगे कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको हम कहते हैं निष्क्रिय अनुबंधन। या हम कह सकते हैं इसको पैसिव कंडीशनिंग, और ये है एक्टिव कंडीशनिंग। देखिए, पैसिव और एक्टिव का क्या अर्थ है? इसमें जो जीव है, इसमें जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जैसे वह निष्क्रिय है, जैसा उद्दीपक उसके सामने आएगा वैसा बिहेव करेगा। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग में बिहेवियर करने वाला या रिस्पॉन्स देने वाला पूरी तरह से उद्दीपक के वशीभूत है। अगर मान लेते हैं मुझे एक हिंसक पशु दिखा गया तो मैं डर गया, प्यारा बच्चा दिखाया तो मैंने मुस्कुरा दिया, भोजन दिखाया तो मेरे मुंह से ला रहा है, यानी मेरे बिहेवियर पर मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं निष्क्रिय अनुबंधन। और जब मेरे व्यवहार पर मेरा कंट्रोल है, आई हैव द कंट्रोल ओवर माई बिहेवियर, इट मीन्स उसको हम कहते हैं सक्रिय अनुबंधन। यानी उसमें जो जीव है वो सक्रिय रूप से रोल अदा करता है। तो क्रिया प्रसूत एक सक्रिय अनुबंधन है और एक ये निष्क्रिय अनुबंधन है। इसी तरह से हम इसको SR अनुबंधन भी कहते हैं और इसको कहते हैं RS अनुबंधन। क्यों कहते हैं? देखिए, इसमें उद्दीपक उन्मुखी अनुबंधन यानी उद्दीपक प्रमुख, स्टिमुलस प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द कंडीशनिंग, दैट इज नोन एज SR। पहले उद्दीपक होगा फिर रिस्पॉन्स होगा, और इसमें द रिस्पॉन्स पहले है एंड द रिजल्ट ऑफ द रिस्पॉन्स इज नोन एज द रीइंफोर्समेंट, और उसको इन्होंने S के नाम पे दिया, यानी RS थियरी बोला गया। तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स ओरिएंटेड कंडीशनिंग, इसलिए इसको RS कंडीशनिंग भी कहा जाता है। अब हम लर्निंग की बात करते हैं तो इसको S टाइप की लर्निंग कहते हैं और इसको R टाइप की लर्निंग कहते हैं। S टाइप लर्निंग, R टाइप लर्निंग। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो देखिए, जो बिहेवियर है वो है एलिसिटेड बिहेवियर या एलिसिटेड रिस्पॉन्स, और इसमें है एमिटेड रिस्पॉन्स।
देखिए दोनों का अंतर समझिए। सहज या हम कह सकते हैं इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, यानी उस रिस्पॉन्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, सहज है, स्वाभाविक है, होगा ही होगा। अगर डरावनी चीज दिखिए तो डरेगा ही डरेगा। दैट इज नोन एज एलिसिटेड बिहेवियर, एलिसिटेड रिस्पॉन्स। और वो आता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, जिसके ऊपर भी कंडीशनिंग का प्रयास किया जा रहा है। द सब्जेक्ट, द क्रीचर, द पर्सन बिहेव्स इन ए एलिसिटेड वे। वहीं पर एमिटेड का मतलब है वॉलेंट्री बिहेवियर, करे या ना करे। चूहे के ऊपर डिपेंड करता था कि वो बटन दबाए या ना दबाए, उसको हम कहते हैं एमिटेड बिहेवियर या एमिटेड रिस्पॉन्स, जिसको हम कहते हैं वॉलेंट्री बिहेवियर, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। और ये है इनवॉलेंट्री, यानी ये सहज है, नेचुरल है। इसको हम अनैच्छिक भी कह सकते हैं, और इसको हम कहते हैं ऐच्छिक, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो ये अंतर रहा। इसके बाद हम अंतर करते हैं, दूसरा अंतर समझते हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो लर्निंग है वो आंतरिक, या बिहेवियर है वो आंतरिक है, इंटरनल है, और इसमें बाह्य है, एक्सटर्नल, यानी उसके ऊपर डिपेंड करता है, रिस्पॉन्स करता है कि नहीं, उसके अंतर की भावना से है, और इसमें एक्सटर्नल है, बाहर से। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो इसमें लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो लर्निंग है वो है स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी उद्दीपक स्थापन, यानी उद्दीपक में बदलाव, कि किस तरह से यूएस पर रिस्पॉन्स देते देते जो सब्जेक्ट है, जो क्रीचर है, जो पर्सन है, वो सीएस पर रिस्पॉन्स देने लगता है। तो इसका मेन बेसिस है स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन, और इसमें है रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, यानी प्रतिक्रिया परिष्कार, यानी रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने का प्रयास किया जाता है इसमें, कि किस रिस्पॉन्स पर हमें पुनर्बलन देना है और किस पर नहीं देना है। यानी रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, प्रतिक्रिया परिष्कार का यूज होता है सक्रिय अनुबंधन में, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग में, और सक्रिय और शास्त्रीय अनुबंधन में होता है उद्दीपक स्थापन, यानी एक उद्दीपक जिस पर कि जीव या सब्जेक्ट रिएक्ट कर रहा है उसको दूसरे उद्दीपक से बदल दिया जाता है, यानी यूएस के जगह पे सीएस दे दिया जाता है। ये अगला अंतर रहा। इसके बाद एक अंतर इसमें और आता है, और वो अंतर है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें जो अनुबंधन की तीव्रता, द स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग मापी जाती है, वो रिस्पॉन्स की मैग्नीट्यूड के द्वारा मापी जाती है। तीव्रता या इंटेंसिटी हम कह सकते हैं, कि कितनी मात्रा में जीव ने वह रिस्पॉन्स दिखाया। जैसे जब भोजन दिया गया कुत्ते को, तो कुत्ते ने कितनी मात्रा में सलाइवा सेक्रेट किया। तो यानी मैग्नीट्यूड की बात करता है, यानी अनुबंधन की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड दिखाया जाता है, और इसमें दर या फ्रीक्वेंसी बताई जाती है कि रिस्पॉन्स कितनी ज़्यादा हुआ, कितनी बार हुआ। द रिपीटिशन ऑफ द बिहेवियर को देखा जाता है कि 10 बार किया, 15 बार किया, 50 बार किया। तो रिपीटिशन यानी जो कंडीशनिंग की स्ट्रेंथ है वो रिपीटिशन पर मापी जाती है कि कितनी ज़्यादा रिपीटिशन हुई। अब एक अंतर हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है इन दोनों में। जहाँ किसी
अवांछित अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग में पनिशमेंट की बात की जाती है कि हम पनिशमेंट देके, दंड देकर हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोक सकते हैं, बुरी आदत को छुड़ा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। वहीं ये कहता है, यानी सक्रिय अनुबंधन में कहा जाता है नो पनिशमेंट, ओनली रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट केवल ये पुनर्बलन की बात करता है, ये कहता है कि हमें दंड नहीं देना है। किसी भी हालत में किसी भी जीव को दंड दे करके हम उससे किसी भी कार्य को नहीं सिखा सकते। और इसमें कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन में कि दंड के द्वारा हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने ये बताने का प्रयास किया कि दोनों ही कंडीशनिंग में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। इस तरह से हमें उम्मीद है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है वो एलिसिटेड बिहेवियर एंड एमिटेड बिहेवियर, और ये पूछा है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि इसमें क्या अंतर है। कई बार हम कॉन्सिक्वेंसेस की भी बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी जो सक्रिय अनुबंधन में जो रिजल्ट है उसको कॉन्सिक्वेंसेस कहा जाता है, और उसी के आधार पर पुनर्बलन डिसाइड होता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा साबित होगा, इन्फॉर्मेटिव भी है और एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाभ भी देगा। धन्यवाद।